गुड डे स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन। जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसकी सामान्य विशेषताएं हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ी। हम ये जानेंगे आज कि जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसमें किन किन प्रमुख विशेषताओं को भारतीय राजनीतिक चिंतन में देखा जाता है। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर आती है वो है राजतंत्र की प्रधानता या प्रीडोमिनेंस ऑफ मोनार्की। वैसे तो प्राचीन भारत में राजतंत्र के अलावा गुटतंत्र और गणतंत्र भी विद्यमान थे, परंतु तत्कालीन राजनीतिक चिंतन में राजतंत्र की प्रधानता देखने को मिलती है। गणतंत्र के अंतर्गत जनसभाएं या प्रमुख नागरिकों की परिषदें, सार्वजनिक वाद विवाद के विस्तृत नियम और चुनाव के तरीके प्रचलित थे। ऋग्वेद की एक ऋचा के अंतर्गत जनसभा की भावनाओं को बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है। तुम्हारे उद्देश्य एक हों, तुम्हारे मन एक हों, तुम्हारे विचार एक हों, ताकि तुम सब पूरी तरह एकता के सूत्र में बंध जाओ। गणतंत्र की भावना की इतनी मुखर अभिव्यक्ति के बावजूद इस दिशा में कोई व्यवस्थित चिंतन उभर कर सामने नहीं आता है, तो इससे ये लगता है कि तत्कालिक समाज में भी कुछ प्रॉब्लम्स सामाजिक ताने बाने में रही होंगी। गणतंत्रीय प्रणाली के विषय में जो थोड़ा बहुत चिंतन प्रस्तुत किया गया वह या तो लुप्त हो चुका है या फिर कुछ महाकाव्यों, नाटकों और पुराणों में ही बिखरा पड़ा है। दूसरी ओर अधिकांश प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन राजतंत्र की समस्याओं के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें राजा के कर्तव्यों, प्रशासन की कला, विभिन्न व्यवसायों के नियंत्रण, अपराध और दंड, कराधान के नियमों, कूटनीति के उपायों और राज्यशिल्प के मूल तत्वों पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब बात आती है कि मुख्य मान्यताएं क्या हैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की। तो इसमें हम सबसे पहले आज बात करेंगे धर्म और दंड की संकल्पनाएं, कंसेप्शंस ऑफ वर्च्यू एंड स्टेट पावर। धर्म और दंड प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की आधारभूत संकल्पनाएं हैं। धर्म मानव समाज की अमूल्य निधि है और दंड उसका प्रहरी है। दंड का अर्थ आप सभी जानते हैं, डंडा यानी स्टिक, जो कि बल प्रयोग का प्रतीक है, और धर्म या कानून का पालन कराने के लिए बल प्रयोग की कला दंड नीति है। इस प्रकार दंड नीति स्वयं राजनीति का पर्यायवाची है। राजनीति का दूसरा अर्थ अर्थशास्त्र भी है। इसके महत्व को समझने के लिए अर्थ शब्द का तात्पर्य जरूरी हो जाता है। हिंदू धर्म के अंतर्गत मानव जीवन के 4 महान साध्य माने गए हैं। फॉर एंड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ हिंदुज्म मानती है, जिन्हें हम 4 पुरुषार्थ कहते हैं। ये 4 पुरुषार्थ क्या है? धर्म यानी वर्च्यू, अर्थ यानी वेल्थ, काम यानी प्लेजर और मोक्ष यानी इमेंसिपेशंस। यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये हिंदू धर्म के 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं। धर्म का विवेचन धर्मशास्त्रों का विषय है, अर्थ का विवेचन अर्थशास्त्र में और काम का विवेचन कामशास्त्र में किया गया है। मोक्ष का महत्व इन सबसे बढ़कर है और वह भी धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र का विषय है। वस्तुतः जो धर्म है उसका विचार क्षेत्र इतना व्यापक है कि आचार्य मनु के राजनीतिक विचार भी मनुस्मृति के अंतर्गत मिलते हैं, जो धर्मशास्त्र की ही कृति माने जाते हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थ या धन संपदा के उपार्जनों के उपायों का विवरण होना चाहिए। धन संपदा और समृद्धि का सर्वोत्तम रूप है भूमि पर स्वामित्व स्थापित करके वहां के निवासियों पर अपना शासन स्थापित करना। इसलिए राज्य स्थापित करने, उसका प्रबंध चलाने, उसकी अभिवृद्धि करने की विधा को अर्थशास्त्र कहा जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वस्तुतः दंड नीति और अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। तो राजनीति का एक और पर्याय राजधर्म भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मुख्य मान्यताएं हैं धर्म और दंड,
ये भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं में आ जाता है।